हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं सतीश कुमार तिवारी घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में समझाया था और उससे संबंधित एक एक पॉइंट हमने लिखाया भी था ताकि आप सभी को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न आए। तो सर साहब, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में हमने बताया क्या है, बैंकों का इतिहास कब से रहा है और बैंकों की शुरुआत किस बैंक से की गई है, ये सब बात हम बताते हुए आज चलेंगे। जो नया टॉपिक होगा, भारत में केंद्रीय बैंक की चर्चा करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और केंद्रीय बैंक का नाम, जैसा कि आप सभी को मालूम है साथियों, कि आरबीआई है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे, कुछ फैक्ट जानेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम उसके कार्य के बारे में जानेंगे। फिर आरबीआई की मौद्रिक नीति या साख नीति क्या होती है उसको जानेंगे। फिर हम इन्फ्लेशन जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक टॉपिक करके निपटाया जाए। तो सर्वप्रथम बच्चों, हम लोग यहां पर चर्चा करने जो चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में केंद्रीय बैंक। और भारत में जो केंद्रीय बैंक है आप सभी को पता है कि उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संक्षिप्त में किस नाम से जाना जाता है? आरबीआई के नाम से। किस नाम से? आरबीआई की। अब यही चैप्टर आपको अगर समझ में आता है तो ये जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में महंगाई क्या होती है, मंदी क्या होता है, साख नियंत्रण क्या होता है और कैसे आरबीआई साख नियंत्रण अपनाती है, उपाय करती है, ये सब आप समझ जाओगे। तो बच्चों, बड़े ही तल्लीनता से, बड़े ही बेसब्री से आप लोग आरबीआई को पढ़िएगा। पहले हम फैक्ट पढ़ाएंगे, आरबीआई का संक्षिप्त परिचय बताएंगे और यह बताएंगे कि वहां से स्टार्टिंग कैसे की जाती है आरबीआई से। तो सबसे पहले उसका संक्षिप्त परिचय जानेंगे और हम एक एक फैक्ट एक एक लाइन में लिखाते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा बच्चों कि जो हमारे देश में आरबीआई केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई वो कब की गई और ये किस कमीशन के द्वारा किया गया था। तो पहला पॉइंट आप सभी के लिए, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1900 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। क्या की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। थोड़ा सा फैक्ट भी जानते रहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उठ करके आता है, इसके बाद यह आता है कि जो आरबीआई की स्थापना की गई सर, वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था। या यहां से भी डीप जाना चाहेगा एग्जामिनर, कहेगा कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है, यह कौन सा विधेयक या इस विधेयक पर स्वीकृति किसने प्रदान की थी। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत के
केंद्रीय विधानमंडल जो आज की लोकसभा है, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल में आरबीआई की स्थापना के लिए, आरबीआई की स्थापना के लिए, आरबीआई की स्थापना के लिए, आरबीआई की स्थापना के लिए 1933 में, 1933 में विधेयक पेश किया गया। क्या किया गया? विधेयक पेश किया गया, जिस पर तत्कालीन वायसराय, जिस पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन ने 1934 में हस्ताक्षर कर दिया। क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया, जिसे, जिसे आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, एक्ट 1934 के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया। अब भैया जब 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हो गया, लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 1935 को भारत में क्या कर दी गई? केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना कर दी गई। तो यहां पर ये लिख सकते हैं 19 और इसी 1934 की एक्ट के द्वारा और इसी 1934 के एक्ट के द्वारा, एक्ट के द्वारा भारत में, भारत में केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई। क्या की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। अब इतनी बात आप लोगों ने जाना, किस एक्ट के द्वारा, किस कमेटी के द्वारा, किस विधेयक के द्वारा, किस विधेयक में पारित किया गया, सारी बातें हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं कि जो सर आखिर आरबीआई की स्थापना की गई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यही आरबीआई देश में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के रूप, इंपीरियल बैंक के रूप में भी काम करती थी। इंपीरियल बैंक का हिस्सा थी केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो बाद में चल करके इंपीरियल बैंक को एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा, जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम अगर दूसरा चैप्टर शामिल करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए हम अपने पॉइंट पर रहते हैं और सीधे बच्चों जो जो पॉइंट हैं आपके लिए वो हमने यहां पर लिख दिया है। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आरबीआई के लिए? अब यहां पर यह देखना होगा कि आरबीआई की स्थापना जो की गई थी सर, वो कितने पूंजी से की गई थी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी से, पेडअप कैपिटल से, चुकता पूंजी से किया गया था। कितने से किया गया था?
5 करोड़। अगर पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कितने पूंजी से किया गया था, 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी से किया गया था। और इसके प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य, और इसके प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ये भी लिखेंगे, और इसके प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया था। कितना था? अंकित मूल्य 100 रुपया था मेरे भाई। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया था। और ये जो, अच्छा बच्चे समझ नहीं पाते कि सर शेयर क्या होता है, अब यहां शेयर क्यों ला लिया? क्या ये कोई प्राइवेट कंपनी थी? क्या प्राइवेट? अरे भाई, सरकार ने क्या किया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है आपकी, ये इंपीरियल बैंक का हिस्सा रहा है, इंपीरियल बैंक में शामिल रहा है। इंपीरियल बैंक किस भी बैंक का कार्य करती थी? केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों का कार्य करती थी। जब 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी गई, तो ये बताइए कि उसमें जो पूंजी लगी हुई थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर की लगी हुई थी। सरकार ने उसको क्या किया? खरीदा। तो उसके शेयर को खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा? और जब खरीदेगा तभी तो सरकार का हिस्सा बनेगा, सरकार का उस पर नियंत्रण बनेगा, और तभी तो राष्ट्रीयकरण हो सकेगा वो। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूं साथियों, कि यहां पर कहना क्या चाह रहे हो, तो उसके प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया था। और वो प्रत्येक जो अधिमान शेयर था, देखो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जो अधिमान शेयर कहलाता है, शेयरवा 2 प्रकार का होता है, दो असल में, एक है साधारण शेयर और एक साधारण शेयर ऑर्डिनरी शेयर कहा जाता है, और एक प्रीफरेंस शेयर कहा जाता है। तो प्रीफरेंस शेयर जो होता है उसको हिंदी में कहा जाता है अधिमान शेयर, जो अधिमान शेयर कहलाता है। अब कहेंगे सर ये साधारण शेयर क्या होता है और अधिमान शेयर क्या होता है? नो रिस्क, अभी कोई रिस्क हम नहीं लेंगे, क्योंकि पढ़ा क्या रहे हो, शामिल क्या कर देंगे तो दिक्कत। शेयर चैप्टर लूंगा, आप लोग परेशान ना रहो। शेयर बाजार और मुद्रा बाजार लूंगा चैप्टर, थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, जो कि आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर, और इसके प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया था, जो अधिमान शेयर कहलाता है। अब यहां पर क्या हुआ कि सरकार ने 1 जनवरी 1949 को इसके सभी शेयरों को खरीद कर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? इसका मेरे भाई राष्ट्रीयकरण कर दिया गया यार, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जानते हैं जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो यह भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाया। कौन सा बैंक? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई, जो भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाता। क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाता है। अब जब इसकी स्थापना कर दी गई, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो अब यह हुआ भैया कि इसका मुख्यालय कहां होगा, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहां स्थित? अगर पूछ लिया परीक्षा में कि आरबीआई का मुख्यालय कहां है,
तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है भैया? मुंबई में स्थित है। अच्छा अच्छा, मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है भैया, जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? और आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सर, चारों क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? कार्यालय हैं, नंबर 1 दिल्ली, मुंबई, 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 कोलकाता, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मेरे भाई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आरबीआई के और शाखा कार्यालय हैं, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय 4 ही हैं। आरबीआई के और शाखा कार्यालय स्थित हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में इनकी शाखा और कार्यालय हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का, ये बताइए कि आरबीआई का उत्तर प्रदेश में कार्यालय कहां स्थित है, तब क्या करेंगे? आरबीआई का उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, और इसकी एक शाखा कानपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? इसकी एक शाखा कानपुर में स्थित है, और इसका एक कार्यालय कहां पे है? लखनऊ में स्थित है। ऐसे ही हर राज्य में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुख्यालय कहां पे है, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं। इतनी बात ध्यान में रखना होगा। अब बात हमें यह पता होनी चाहिए बच्चों कि जैसा कि आप लोग सबसे पहले ये पढ़ने चले हो, केंद्रीय बैंक पढ़ने चले हो, आरबीआई पढ़ रहे हो, तो एक बात बताओ सर कि आरबीआई जो जाना जाता है वो केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, क्या इसके और कुछ नाम है? जी हां, जरा देखिए। आरबीआई को आरबीआई को विभिन्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से? जरा देखें। नंबर 1 केंद्रीय बैंक। अगर केंद्रीय बैंक की नाम हो रही है तो किसका नाम हो रहा है? आरबीआई का। दूसरा, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। तीसरा, सरकार का बैंक। तीसरा, सरकार का बैंक। चौथा, मुद्रा घर। इसी को इंग्लिश में मनी हाउस कहा जाता है बच्चों। फिर मुद्रा घर के बाद क्या रहा? जहां समाशोधन गृह। समाशोधन गृह, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्लियरिंग हाउस। किस नाम से जाना जाता है? क्लियरिंग हाउस। उसके बाद साख नियंत्रक, किस नाम से जाना जाता है?
साख नियंत्रक। मेरे भाई इतनी बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर पूछ लिया कि आरबीआई को इन निम्न में से किस नाम के द्वारा जाना जाता है, ये चार ऑप्शन देगा, तीन सही देगा, एक गलत देगा, या एक गलत देगा, एक गलत देगा, तीन सही देगा, तीन गलत देगा, एक सही देगा, तो अब आपको आंसर छांटने होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो सही ऑप्शन है वो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से? केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, मुद्रा घर, समाशोधन गृह, साख नियंत्रक। इन सब नामों से किसको जाना जाता है? आरबीआई को जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, आप देखिए जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो आरबीआई का आज संचालन प्रबंधन हो रहा है, उसमें जो बोर्ड है, उस बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आरबीआई के संचालन प्रबंधन में आरबीआई का संचालन प्रबंधन, आरबीआई का संचालन प्रबंधन 21 निदेशकों के 21 निदेशकों के संचालन बोर्ड के द्वारा 21 निदेशकों के संचालन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। अगर पूछ लिया जाएगा कि आरबीआई के संचालन प्रबंधन में कुल सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो आप क्या आंसर देंगे मेरे भाई? 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संचालन प्रबंधन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 21 है। और उस 21 का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, इस संचालन बोर्ड का हेड आरबीआई का मुखिया अर्थात आरबीआई का गवर्नर होता है मेरे भाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जिसका मुखिया अर्थात आरबीआई का मुखिया, जिसका मुखिया अर्थात आरबीआई का मुखिया आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर होता है। कौन होता है मेरे भाई? कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। ये बात भी ध्यान से बच्चों समझ लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बच्चों बातें याद रखने वाली चीज है भाई। अभी जब समझने की बात आएगी ना, वो आगे चल करके समझने की बात आएगी जब हम आरबीआई के कार्य पढ़ाएंगे। ठीक है, वही कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि समझना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट कि आरबीआई का मुखिया तो ठीक है, आरबीआई का गवर्नर होता है, और गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब जरा बात देखें यहां पर। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत
सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? अच्छा, यह नियुक्ति कितने समय तक के लिए किया जाता है? यह नियुक्ति कितने समय तक के लिए किया जाता है? तो वर्तमान में 3 वर्ष के लिए किया जा रहा है। कितने समय के लिए? जो वर्तमान में गवर्नर की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए, पहले 4 वर्ष के लिए किया जाता था, कुछ दिन पहले 5 वर्ष के लिए किया, उससे पहले किया जाता था। वर्तमान में कितने समय तक के लिए किया जा रहा है? तो 3 वर्ष के लिए। तो वर्तमान में गवर्नर की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए किया जा रहा है। अच्छा, अब बात ये उठ के आती है कि जो गवर्नर है बच्चों, गवर्नर भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई के गवर्नर या वर्तमान गवर्नर या इससे पूर्व गवर्नर, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो जरा एक एक करके देख ले कि अगर पूछता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे या आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ध्यान से यहां पर बच्चों, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बच्चों उनका नाम था सीडी देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, संजय मल्होत्रा। और पूछा जा सकता है कि इसके पूर्व गवर्नर कौन थे? इसके पूर्व गवर्नर कौन थे? तो आप इसके पूर्व गवर्नर आप नाम लिखेंगे शक्तिकांत दास जी।
कौन थे? शक्तिकांत दास जी। अच्छा, जो ये संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं बच्चों, ये कैसरावें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि यहां से भी कुछ भी बारीक पॉइंट पूछा जा सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है। ये 26वें गवर्नर हैं। कौन से? 26वां गवर्नर। कैसरावें गवर्नर हैं बच्चों? 26वें गवर्नर हैं ये। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये गवर्नर बने, ये कब बने? तो दिसंबर 2024। दिसंबर डेट बच्चों, हम थोड़ा सा हल्का सा डाउट है, लेकिन 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 2024। क्या है? 11 दिसंबर 2024 को भारत के 26वें आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, तो यहां से भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, गवर्नर की सहायता के लिए 4 उप गवर्नर का प्रावधान किया गया है। कितने उप गवर्नर का? तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो सकेगी, तो यहां लिखते हैं गवर्नर की सहायता के लिए, गवर्नर की सहायता के लिए, सहायता के लिए 4 उप गवर्नर का प्रावधान किया गया है। कितने उप गवर्नर होते हैं? 4 उप गवर्नर का प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर पूछा जा सकता है कि जो चारों उप गवर्नर हैं वो कौन कौन हैं। तो यहां पर वो भी नाम थोड़ा सा देख सकते हैं बच्चों। चारों उप गवर्नर कौन कौन से हैं? नंबर 1, माइकल पात्रा। नंबर 2, माइकल पात्रा के बाद टी रविशंकर। टी रविशंकर। फिर उसके बाद यम राजेश्वर राव। राजेश्वर राव। यम राजेश्वर राव। और चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे हैं, चौथा उप गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन। ये बच्चों आपके चारों उप गवर्नर हैं। ठीक है, ये आपको तथ्य याद करने ही होंगे। जब आरबीआई पढ़ने चलेंगे तो आरबीआई का संक्षिप्त परिचय जानना जरूरी होगा, क्योंकि एक किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पीसीएस हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। जो जो पॉइंट हमने लिखाया है वही पॉइंट ज्यादातर उठा करके एग्जाम में देख लीजिए, एग्जामिनर पूछता है बच्चों। तो एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। अब हम कहां चल रहे हैं? सीधे बच्चों चलेंगे आरबीआई के कार्य में, कि आरबीआई का कार्य क्या है। ठीक है, तो 2 मिनट वहां समझेंगे और आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं उसकी हेडिंग बताएंगे,
और इसकी विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो आज आरबीआई सिर्फ रहेगा और कल आरबीआई का कार्य रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखें, आरबीआई के कार्य। आरबीआई का कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य आरबीआई का होता है देश में जो मुद्रा का संचालन हो रहा है, उस मुद्रा का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो निकल करके आती है, वो आती है देश में संगठित मौद्रिक विकास का सूचक माना जाता है। आरबीआई का कार्य क्या है? देश में संगठित मौद्रिक विकास का सूचक माना जाता है, या ये कह सकते हैं यहां पर देश में संगठित मौद्रिक मतलब मुद्रा विकास का सूचक होता है। देश में संगठित मौद्रिक विकास का संचालन करना, तथा मुद्रा पर नियंत्रण रखना। क्या रखना बच्चों? मौद्रिक नियंत्रण रखना। इसका मुद्रा पर नियंत्रण रखना किसका काम होगा? आरबीआई का होगा, ठीक है। तो यहां पर देश में संगठित मौद्रिक विकास का संचालन करना इसका मुख्य कार्य है। अब बात यह आती है कि आरबीआई का जो कार्य पढ़ाने चल रहे हैं, आरबीआई का कार्य जो पढ़ाने चल रहे हैं, कौन कौन से कार्य हैं जिसके निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं। तो यहां लिख सकते हैं जिसके निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं। जिसके निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं। नंबर एक, केंद्रीय बैंक का कार्य करना। केंद्रीय बैंक का कार्य करना। केंद्रीय बैंक का कार्य करना। नंबर दो, व्यापारिक बैंक का कार्य करना। व्यापारिक बैंक का कार्य करना। नंबर तीन, विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना। चौथा, नोट निर्गमन का कार्य करना। पांचवा, प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना।
प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना। फिर छठवां, साख नियंत्रण का कार्य करना। साख नियंत्रण का कार्य करना। इतने कार्य हैं बच्चों। कितने कार्य हैं? 6 कार्य। सबसे पहला कार्य क्या बताया गया है? आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। अच्छा ठीक है, अब इस हेडिंग में भी हेडिंग बनेगी। क्या बनेगा? हेडिंग में भी हेडिंग बनेगा। जब पूछा जाएगा कि आरबीआई का केंद्रीय बैंक के रूप में क्या कार्य करती है, तो आप उत्तर देंगे सरकार के बैंक का कार्य करती है। किसके बैंक, किस बैंक का कार्य करती है? व्यापारिक बैंक का कार्य करती है। यहां पर ये भी कह सकते हैं केंद्रीय बैंक का कार्य करना, और केंद्रीय बैंक के कार्य में केंद्रीय बैंक का जो कार्य कर रही है, इसी में कह सकते हैं सरकार के बैंक का कार्य करना। पहला इसको कह सकते हैं, और चाहे इनको पहला दूसरा तीसरा चौथा कर दीजिएगा। चूंकि हमने 15 यहां कर दिया है, तो 15 इसको भी कह दे रहे हैं सरकार के बैंक का कार्य करना। मैं समझा दे रहा हूं बच्चों, गलत मत करिएगा। कार्य करना क्या समझा रहे हो सर? जो आपने हेडिंग लिखा यहां केंद्रीय बैंक का कार्य करना, आपको पता होना चाहिए कि जितने कार्य लिखे हैं सब, वो सब के सब आरबीआई के केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। मतलब एक कार्य सब आरबीआई केंद्रीय बैंक के ही रूप में कार्य करती है। तो अगर हम कहें तो इस हेडिंग के अंतर्गत, किस हेडिंग के अंतर्गत? इस हेडिंग के अंतर्गत केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई क्या क्या कार्य करती है, तो यहां पर आप कह सकते हैं पहला है सरकार के बैंक का कार्य करना, और दूसरा तीसरा चौथा अब आ गया यहां पर। दूसरा ये कह सकते हैं, तीसरा ये कह सकते हैं, चौथा ये कह सकते हैं, पांचवा ये कह सकते हैं, और छठा ये कह सकते हैं। अब सही होता है। क्यों? क्योंकि अगर पूछ लिया क्वेश्चन, बहुत बारीकी के साथ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और अच्छे अच्छे विद्यार्थी फंस जाते हैं। जब हमने केंद्रीय बैंक का कार्य, तो अलग हो गया केंद्रीय बैंक का कार्य, फिर व्यापार। केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई क्या करती है, तो आप कहेंगे सरकार के बैंक का कार्य करना, व्यापारिक बैंक का कार्य करना, विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना, नोट निर्गमन का कार्य करना, प्रशिक्षण संबंधी कार्य करना, साख नियंत्रण संबंधी कार्य करना। ये आरबीआई का क्या है? केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य है मेरे भाई। बात समझ में आई? अब देखिए, यही बात हम सभी को क्या करना होगा बच्चों? समझना होगा कि आखिर ये जो सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करती है, क्या करती है? व्यापारिक बैंक के रूप में सर आरबीआई क्या कार्य करती है? व्यापारिक बैंक का क्या कार्य करती होगी आरबीआई? सर विदेशी विनिमय संबंधी का कार्य आरबीआई क्या करती है उसमें? सर नोट निर्गमन का कार्य क्या करती है? प्रशिक्षण संबंधी कार्य में क्या करती है? साख नियंत्रण संबंधी कार्य में क्या करती है? ये सब आपको समझना होगा, और जैसे ही समझ जाते हैं बड़ा मजा आ जाएगा। तो यहां पर लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, वो जान जाना यही वाली हेडिंग। अगर ये वाली हेडिंग जिसने जान लिया, वो जान लो 1/4 इकोनॉमी जान लिया। क्योंकि यहीं से उत्पत्ति होगी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रीइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन सब की चर्चा होगी। और
साख नियंत्रण कैसे करती है, आरबीआई क्या उपाय करती है जो साख नियंत्रण करती है अर्थव्यवस्था के लिए। तो आप कहेंगे जब ये वाली हेडिंग जानेंगे साख नियंत्रण संबंधी उपाय में, तभी आपको बात समझ में आएगी बच्चों। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम सब इन सब हेडिंगों का कल विस्तार के साथ चर्चा करेंगे आरबीआई के कार्य में। और आज के कार्य में, आज के आरबीआई के चैप्टर में जो जो भी कार्य हमने महत्वपूर्ण बताए हैं, सॉरी जो जो भी संक्षिप्त परिचय में फैक्ट बताया है, उस फैक्ट को मेरे भाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक समरी के रूप में थोड़ा सा देख ले कि क्या क्या पढ़ाया है। आज हमने पढ़ाया आरबीआई की स्थापना कब की गई, आरबीआई को किस नाम से जाना जाता था, पहले किस बैंक के रूप में कार्य करती थी, और हमने ये बताया कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था, और जो एक्ट पारित किया गया उसके लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, और उस विधेयक पर हस्ताक्षर किसने किया था, ये बात बताया। और जैसे ही हस्ताक्षर किया वैसे ही विधेयक विधि बन गया, अर्थात 1934 का बिल पारित हो गया, कानून बन गया, अधिनियम बन गया। और उसी 1934 के अधिनियम के द्वारा आरबीआई का क्या किया गया, स्थापना किया गया, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। किस कमीशन के द्वारा किया गया, किस कमेटी के द्वारा किया गया, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया। फिर आपने और क्या बताया, कितने पूंजी से हुआ था आरबीआई की स्थापना, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसके शेयर का अंकित मूल्य कितना था, इसके शेयर का नाम क्या था। बात समझ में आई? आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थित है, बताया। फिर उसके बाद आरबीआई के संचालन प्रबंधन में कितने सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, उसका मुखिया कौन है, और गवर्नर होता है तो गवर्नर की सहायता के लिए कितने उप गवर्नर हैं, और उन उप गवर्नरों का नाम क्या है, और भारत में कितने नंबर के गवर्नर बने हैं इस समय, उनका नाम क्या है वर्तमान में, आदि आदि बातों पर चर्चा किया हम। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आरबीआई के कार्य में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव यू नाइस डे।